हाय फ्रेंड्स। आज जो हम लोग पढ़ने वाले नायलॉन 66। ठीक है। सबसे पहले समझेंगे कि नायलॉन 66 होता क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, नायलॉन 66 है क्या। नायलॉन 66 एक कंडेंसेशन पॉलीमर है। अब सवाल ये उठता है कंडेंसेशन पॉलीमर होता क्या है। आगे एक्सप्लेन करूंगा, देखते जाओ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसकी मोनोमर यूनिट क्या होती है। दो मोनोमर यूनिट होते हैं। क्या होते हैं वो मोनोमर यूनिट। मोनोमर यूनिट क्यों है? क्योंकि ये क्या है, पॉलीमर है। ठीक है, अगर ये पॉलीमर है तो ये कई सारे मोनोमर यूनिट से मिलकर बना हुआ होगा, तभी तो ये पॉलीमर है। ठीक है, मोनोमर यूनिट होंगे, पॉलीमराइजेशन हुआ होगा, तब जाके पॉलीमर फॉर्म हुआ होगा। तो हमें यहाँ पे जो सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा वो क्या पढ़ना पड़ेगा, मोनोमर यूनिट पढ़ना पड़ेगा। तो दो मोनोमर यूनिट होते हैं। पहला होता है एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड क्या होता है? एडिपिक एसिड डाइकार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ये देखो, एक ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हुए। ठीक है, और इसके पास 4 यानी कि 4 मैथिलीन ग्रुप होते। क्या होते हैं? मैथिलीन। ठीक है, अब ये मैथिलीन ग्रुप क्या होता है, अब इसको समझो। यहाँ पे आपको मिथाइल और मैथिलीन ग्रुप में फर्क समझो। तो देखो, यहाँ पे अगर मैं बात कर लूं मिथाइल ग्रुप की, ठीक है, तो मिथाइल ग्रुप में क्या होता है, एक कार्बन होता है और 3 हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक वैलेंसी किसी दूसरे से फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि कार्बन के पास 4 वैलेंसी होती है और 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, 3 तो हाइड्रोजन के साथ हो गया, एक ही किसी दूसरे के साथ बना लेगा, तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे, मिथाइल ग्रुप बोल देंगे। अब बात करते हैं मैथिलीन ग्रुप क्या होता है। एक कार्बन होगा और इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन होंगे और 2 वैलेंसी ये दूसरे से पूरी कर लेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे, मैथिलीन ग्रुप बोल देंगे। ये बात क्लियर होगी कि मिथाइल और मैथिलीन ग्रुप में क्या डिफरेंस है। तो इसको आप लोग लिख लो, लिखना चाहते हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मैथिलीन ग्रुप होगा, न कि मिथाइल ग्रुप होगा। ठीक है, तो एडिपिक एसिड क्या है, डाइकार्बोक्सिलिक ग्रुप है जिसके पास 4 मैथिलीन ग्रुप होंगे। अब बात करते हैं हेक्सा मैथिलीन डायमाइन क्या होता है। ठीक है, नाम में ही लिखा है, देखो हेक्सा मतलब कितना, 6। मैथिलीन मतलब क्या, CH2 ग्रुप होगा। ठीक है, और डाई अमाइन का मतलब 2 अमाइन ग्रुप होगा। ठीक है, अब इसको समझो। देखो, डाई अमाइन एक, 2 अमाइन ग्रुप हुआ, 2 अमाइन ग्रुप हुआ, जिसकी वजह से वर्ड लगा है डाई अमाइन। अब आता है हेक्सा मैथिलीन। देखो हेक्सा, यहाँ पे 6 लगा हुआ है, मतलब क्या, हेक्सा और CH2 ग्रुप है। CH2 ग्रुप है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मैथिलीन ग्रुप। तो यहाँ पे लगा देखो हेक्सा मैथिलीन ग्रुप। ये बात क्लियर हो गई ना, हेक्सा मैथिलीन डाई अमाइन। तो ये दो मोनोमर यूनिट है किसके, इस नायलॉन 66 के। तो देखो यहाँ पे कितना कार्बन है, 4 कार्बन किसके साथ है, इस मैथिलीन ग्रुप के साथ है। ठीक है, और एक कार्बन इस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के साथ है और एक कार्बन इस दूसरे वाले कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के पास है। तो टोटल कार्बन कितने हो गए, 6, 4, 5, 6, 6, जिसकी वजह से यहाँ पे लगा 6। ओके, और यहाँ पे देखो कितने कार्बन है, हम लोग यहाँ पे क्या यूज करें, हेक्सा मैथिलीन। यहाँ पे हेक्सा मतलब 6, मतलब यहाँ पे क्या है, 6 कार्बन पहले से 6 कार्बन है, तो यहाँ पे भी क्या लगा 6। और ये नायलॉन वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं इसको भी आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे हमें अमाइड लिंकेज दिखने को मिलेगी। अमाइड लिंकेज मतलब ये क्या है, पॉलीअमाइड है, और पॉलीअमाइड का एग्जाम्पल क्या है, नायलॉन, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं नायलॉन। तो आप लोग इसको लिख लो, मैं हट चुका हूँ, मिटाने जा रहा हूँ। ठीक है, अब समझो कि ये पॉलीमर कैसे बनता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, एडिपिक एसिड। आप जानते हो एडिपिक एसिड को, अभी अभी एक्सप्लेन किया हो। ठीक है, दूसरा है हेक्सा मैथिलीन डायमाइन क्या होता है। ठीक है, ये भी आप लोग जानते हो। तो यहाँ पे देखो, ये एक मोनोमर यूनिट है, ये भी एक मोनोमर यूनिट है। जब ये दोनों मोनोमर यूनिट आपस में जुड़ेंगी, किसके लिए, पॉलीमर के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉलीमराइजेशन होगा। जब पॉलीमराइजेशन हो जाएगा तो यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर जाएगा। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल निकालते वक्त आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो OH ग्रुप होगा ये आप कहाँ से लोगे, ध्यान रखोगे, जो आप लोग
OH ग्रुप लोगे वो कहाँ से लोगे, इस एसिड ग्रुप से लोगे। किधर से लोगे, एसिड ग्रुप से, COH ग्रुप से लोगे। और H कहाँ से लोगे, इस अमाइन ग्रुप से लोगे। तो यहां से निकाल दोगे आप वाटर मॉलिक्यूल। ये बात क्लियर हो गई। जैसे आप इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल निकाल दोगे तो देखो ये वाला जो कार्बन है, ठीक है, किसका, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कार्बन, और ये नाइट्रोजन किसका, अमाइड ग्रुप का, ये यहां से निकल जाएगा। तो यहां से इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। इसी बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, अमाइड लिंकेज। यहाँ पे देखो ये वाला कार्बन ये रहा, ठीक है, ये वाला नाइट्रोजन ये रहा, दोनों के बीच में बॉन्ड बना। इस बॉन्ड को हम लोगों ने क्या बोल दिया, अमाइड लिंकेज। अमाइड लिंकेज किसके बीच में बना, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे एक बात और आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे देखो ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है। यहाँ पे ये एक यूनिट तो होगी नहीं, यहाँ पे कई सारे ऐसे मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। तो अगला मॉलिक्यूल जो होगा उसका मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन किसका होगा, ये नाइट्रोजन का होगा, ठीक है। तो और ये ऑक्सीजन ये वाले कार्बन का होगा। तो दोनों आपस में मिलके क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे। कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये तो आपको पता है ना कि हाइड्रोजन बॉन्ड कुछ ही मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। तो ये देखो ये फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ठीक है, और ये हाइड्रोजन, ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी है हाइड्रोजन भी है, तो क्या हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो आंसर है यस, फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेगा आपको, अमाइड लिंकेज देखने को मिलेगा आपको। ये जो पॉलीमर होता है इन दोनों लिंकेज की वजह से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। और समझो इसको कंडेंसेशन पॉलीमर क्यों बोला हम लोगों ने। यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज किया, दो एक मिनट, तो इसको कंडेंसेशन पॉलीमर क्यों कहते हैं, ठीक है। तो देखो कंडेंसेशन पॉलीमर क्यों कहते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर होता क्या है, दो मोनोमर यूनिट होने चाहिए जिसके साथ अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए। तो हमारे पास तो है एक मोनोमर यूनिट ये है, एक मोनोमर यूनिट ये है। इसके पास फंक्शनल ग्रुप क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसके पास फंक्शनल ग्रुप क्या है, अमाइड ग्रुप। दोनों के बीच में क्या हुआ, पॉलीमराइजेशन हुआ, तो क्या निकला यहाँ पे, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। बस जिसके लिए हम लोग यहाँ पे वर्ड यूज करें कंडेंसेशन पॉलीमर। यहाँ पे भी एक बात ध्यान रखना कि अगर आपसे कोई पूछता है कि कंडेंसेशन पॉलीमर होने के बाद जो हमारा पॉलीमर फॉर्म हुआ है क्या उसका जो वेट है, अगर हम लोग उसके मोनोमर यूनिट को मल्टीप्लाई कर दें तो उसके इक्वल आ जाएगा, आंसर है नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखो यहाँ से ना वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला है। तो आप जब ये मोनोमर यूनिट ये मोनोमर यूनिट इनका जो भी वेट है आप जब मल्टीप्लाई करोगे और इसको इक्वल करोगे आप पॉलीमर के वेट के इक्वल, तो नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से आप लोगों ने वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया, हर बार 18 के यूनिट से ये कम जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से ये कम आएगा इसका वेट। तो ये था कंडेंसेशन पॉलीमर। अब सवाल ये उठता है कि इसका यूज क्या होता है। दोस्तों आप लोगों ने नायलॉन के बहुत सारे कपड़े पहने होंगे, कभी ना कभी पहना होगा, ठीक है। इसके लिए इसका यूज टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में किया जाता है, वो कपड़े वाली कंपनी में किया जाता है। फिर दूसरा इसका इस्तेमाल किया जाता है टेक्सटाइल, ये अपना सीट्स बनाने में इसका यूज किया जाता है। सीट जानते हैं आप लोग, ऐसा कुछ ब्लॉक जैसा स्ट्रक्चर होगा, पतला पतला होता है, वो बनाने में इसका यूज किया जाएगा, ठीक है। तो और आप लोग देखो सवेरे ब्रश करते हो या फिर कपड़ा जिससे घसते हो जिस ब्रश से, तो उसके अंदर कुछ हेयर जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको हम लोग ब्रिसल्स बोलते हैं, वो भी किसके बने होते हैं, इस नायलॉन 6 से ही बने होते हैं, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक, इसको आप लोग देख लेना।